मैंने सड़क के किनारे से एक अजीब कांच का डिब्बा खरीदा और बाद में पता चला कि उसके अंदर एक मिनीचर कल्चरेशन वर्ल्ड मौजूद है। मैंने जो एक साधारण सा लॉबस्टर उसमें फेंक दिया था, वह वहां एक शक्तिशाली दानव बन गया जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। और एक छोटी सी खिलौने जैसी तलवार वहां एक डिवाइन वेपन बन गई जिसने एक महान सम्राट को सील कर दिया। उनकी नज़रों में मैं वह सेलेस्टियल एम्परर हूं जो सभी युगों पर शासन करता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि असल में मैं बस एक कैंसर पेशेंट हूं जिसकी जिंदगी में 3 महीने से भी कम समय बचा है। उसी समय जब मैंने 388 यूएएन का लॉबस्टर ऑन ऑर्डर किया था, मैं उस प्रोजेक्शन ग्लास बॉक्स को ध्यान से देखने लगा। जैसे ही मैंने उसका स्विच ऑन किया, तुरंत एक रेगिस्तान दिखाई देने लगा और उसमें एक छोटी सी परछाई लगातार हिलती डुलती नजर आ रही थी। मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो साफ समझ आया कि वह एक जवान लड़की है जिसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था और दो भयानक काले भेड़िए उसका पीछा कर रहे थे। उसके चेहरे पर गहरा निराशा था। उसने पीछे की ओर उंगली दिखाई और एक उड़ती हुई तलवार रोशनी की किरण बनकर उन दोनों काले भेड़ियों की तरफ चली गई। लेकिन वे आसानी से बच गए और सीधे उस लड़की पर झपट पड़े, उसे जमीन पर गिराकर नोचने लगे। यह प्रोजेक्शन इतना ज्यादा रियलिस्टिक था कि मैं सच में यह दृश्य देख नहीं पा रहा था। मुझे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई जिसने कहा था कि यह प्रोजेक्शन इंटरैक्टिव लगता है। इसलिए मैंने 2 टूथपिक्स उठाए और कांच के डिब्बे के ऊपर से उन दोनों काले भेड़ियों पर फेंक दिए। आसमान से गिरे उन टूथपिक्स ने, जबकि वे भेड़िए बस कुछ मिलीमीटर के ही थे, तुरंत उन्हें आर पार भेद दिया। गुकिंगन यह देखकर हैरान रह गई। उसने तुरंत चारों ओर देखा, लेकिन वहां बंजर जमीन के अलावा कुछ नहीं था। ज्यादा सोचने का समय नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से एक मेडिसिनल पिल निकाली और पद्मासन में बैठकर खुद को हील करने लगी। लगभग 15 मिनट बाद कुकिंगान को थोड़ी ताकत वापस मिली। वह पास के विशाल लकड़ी के खंभों जैसे टूथपिक्स के पास पहुंची और मरे हुए डीमन वुल्फ्स को देखकर कांप उठी। उसने कहा, यह शक्ति निश्चित रूप से किसी महान एक्सपर्ट की है। मैं कुकिंगन एज्योर थंडर सेक्ट की डिसाइपल वेनरेबल सीनियर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरी मदद की। लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया और उसी समय जिस वेनरेबल सीनियर का नाम वह ले रही थी, वह दरअसल दरवाजा खोलकर अपनी 388 यूएएन की डिलीवरी लेने जा रहा था। मैं उस लग्जरी श्रिम्प बॉक्स के साथ अपने कमरे में लौट आया और जैसे ही खाने बैठा, अचानक देखा कि कांच के डिब्बे में वह छोटी सी लड़की उन टूथपिक्स के सामने घुटनों के बल बैठी कुछ कह रही है। मैं पास गया और साफ सुना, धन्यवाद वेनरेबल सीनियर, आपकी सहायता के लिए। कृपया अपने मैजिकल ट्रेजर वापस ले लें ताकि कोई बाहरी व्यक्ति इसे हासिल न कर सके। मैं मन ही मन हंस पड़ा। ये तो बस 2 टूथपिक्स हैं, लेकिन इस प्रोजेक्शन का इंटरेक्शन सच में कमाल का है। यहाँ तक कि कहानी अपने आप जनरेट हो रही है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खाते खाते उस छोटी मगर बेहद खूबसूरत लड़की को देखने लगा। उधर गुकिंगन बेचैनी से उन टूथपिक्स के चारों ओर घूमती रही, फिर अचानक लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई क्योंकि उसे लगभग 15 दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला था। उसकी कल्टीवेशन बस 13वें स्तर तक थी और वह अभी कॉस्मिक एनर्जी से अपना पेट नहीं भर सकती थी। उसने डीमन वुल्फ की लाश की ओर देखा। जिंदा रहने के लिए अब नखरे करने का समय नहीं था। उसने भेड़िए के मांस का टुकड़ा काट कर मुंह में डाला। उसकी बदबू से उसे उल्टी आने लगी, लेकिन जीने के लिए उसे निगलना पड़ा। यह दृश्य देखकर मैं दंग रह गया। इसलिए मैंने धीरे से अपने हाथ में पकड़ी लॉबस्टर की एक बड़ी लाल चमकती हुई पंजा जैसी क्लॉ उस छोटी लड़की के पास रख दी। वह विशाल चीज सीधे उसके सामने गिरी और जमीन कई बार कांप उठी। कुकिंगन हैरान होकर बोली, ये कैसी डीमन बीस्ट की पंजा है, इतनी विशाल। तभी अचानक उसके दिल में एक आवाज गूंजी, खाओ। उसने तुरंत चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर भी वह समझ गई कि वही सीनियर फिर उसकी मदद कर रहे हैं। उसने श्रद्धा से कहा, धन्यवाद वेनेरेबल सीनियर। और सिर्फ उसकी खुशबू से ही उसे ताकत महसूस होने लगी। उसने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उसे काटने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक धातु के टकराने की आवाज आई और उसकी तलवार तुरंत टूट गई, जबकि उस पंजे पर एक खरोंच तक नहीं आई। कुकिंगन ये देखकर अविश्वास में पड़ गई। अपनी टूटी तलवार को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसकी सेक्ट
अमीर नहीं थी और यह तलवार उसके मास्टर ने अपनी बचत से उसके लिए बनवाई थी। उधर मैं उस छोटी सी आकृति को बड़े मजे से देख रहा था और सोच रहा था कि 800 रुपये वाकई वसूल हो गए। उसकी आंखों के किनारे पर आंसू जैसी एक्सप्रेशन इतनी रियलिस्टिक लग रही थी। मैंने सोचा क्यों ना इस पंजे को खोलकर देखें कि वह छोटी लड़की कैसे रिएक्ट करेगी। मैंने कहा, पीछे हटो गुकिंगन। वह उलझन में ऊपर देखने लगी और अचानक आकाश से एक विशाल सुनहरा हाथ खाली हवा से उतर आया, जिसने उस डीमन क्रीचर की टांग को आसानी से पकड़ लिया। एक तेज आवाज के साथ वह पंजा टूट गया और वह सुनहरा हाथ धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। कुकिंगन पूरी तरह हैरान रह गई। उसने सोचा था कि वह सीनियर शक्तिशाली हैं, लेकिन इतने ज्यादा शक्तिशाली होंगे ये उसने कभी नहीं सोचा था। सामने सफेद मांस देखकर वह खुद को रोक नहीं सकी और अपनी हालत की परवाह किए बिना खाने लगी। उसे इतनी भूख से खाते देखकर मेरी भी भूख बढ़ गई, लेकिन तभी मैंने कुछ अजीब नोटिस किया। इस बॉक्स में श्रिम्प का मांस कम क्यों हो रहा है? एक प्रोजेक्शन खाना कैसे गायब कर सकता है? मैंने फिर उन टूथपिक्स को देखा। वे डीमन वुल्फ के खून से ढके हुए थे। यह सामान्य नहीं है, बिल्कुल भी सामान्य नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा कैंसर दिमाग तक फैल गया हो और मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हों? मैंने अपने बालों को सहलाया और तय किया कि इसे टेस्ट करना चाहिए। मैंने ध्यान से एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करना शुरू किया और देखा कि कांच के डिब्बे में दिख रहा दृश्य हमेशा उसी लड़की के आसपास केंद्रित रहता है। उसे दूर का इलाका दिखाई ही नहीं देता। क्या यह प्रोजेक्शन सिर्फ उसी लड़की के आसपास लगभग 300 मीटर के दायरे को ही दिखाता है? मैं अभी सोच ही रहा था कि अचानक जमीन हिलने लगी, जैसे नीचे से कुछ उस लड़की की तरफ बढ़ रहा हो, और मैंने जल्दी से उसे चेतावनी दी। आधा खा रही गुकिंगन ने जैसे ही वह आवाज सुनी, उसने तुरंत इंस्टिंक्टिवली अपनी टूटी हुई तलवार को कसकर हाथ में पकड़ लिया और सावधानी से चारों ओर देखने लगी। दूर दूर तक पीली रेत आसमान में उड़ती दिखाई दे रही थी, जैसे कुछ बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा हो। वह दरअसल सैंडवर्म्स थे। गुकिंगन घबरा गई। धत्तेरे की, ये कीड़े तो आम तौर पर सोते रहते हैं, फिर अचानक कैसे जाग गए? तभी गुकिंगन को जैसे कुछ समझ आया और उसने पीछे पड़े उस लाल क्रस्टेशन क्लॉ की तरफ देखा। वह बस एक पल के लिए ध्यान भटका बैठी थी और तभी लगभग 20 मीटर लंबा एक विशाल सैंडवर्म उसके सामने आ पहुंचा। उसने अपना मुंह खोल दिया जो भयानक दांतों से भरा था। गुकिंगन ने अपनी टूटी हुई फ्लाइंग सोर्ड को कसकर पकड़ा और सीधे उसकी तरफ छलांग लगा दी। उसने खुद ही हमला शुरू कर दिया, लेकिन वह सैंडवर्म उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा था और उसी एक लापरवाही के पल में गुकिंगान की टूटी हुई तलवार का आधा हिस्सा सीधे उसके दिमाग में घुस गया। सैंडवर्म दर्द से पागलों की तरह तड़पने लगा और बेतहाशा मरोड़ खाने लगा। यह सब देखते हुए मैं भी और ज्यादा घबरा गया। तभी मेरी नजर अचानक मेज पर पड़े लाइटर पर पड़ी। मैंने जल्दी से लाइटर उठाया और उसका इलेक्ट्रिक इग्निशन डिवाइस निकाल लिया। मैंने जोर से कहा, दूर हट जाओ गुकिंगान। गुकिंगन ने फिर उसी मास्टर की आवाज सुनी और उसी समय सैंडवर्म के शरीर से टकराकर उसका शरीर दूर जा गिरा। उसी पल आसमान और धरती जैसे हिल गए। कुछ क्षण पहले तक नीला आसमान अचानक एक भयानक दानवी हवा से भर गया। काले बादल पूरे आकाश में छा गए और पल भर में सूरज को पूरी तरह ढक लिया। सैंडवर्म ने डर के मारे सिर उठाया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह भागना चाहता था, लेकिन आसमान में जमा हुई ऊर्जा ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। तभी एक डरावनी नीली बिजली आसमान को चीरती हुई गिरी और सीधे उस सैंडवर्म के शरीर पर आ गिरी, मानो आकाश और धरती दोनों को चीर दिया गया हो। कुछ ही क्षण बाद काले बादल छुट गए और सूरज फिर से धरती पर चमकने लगा। जमीन पर बना विशाल गड्ढा अभी अभी हुए उस भयानक दृश्य की गवाही दे रहा था। उस छोटे से केंचुए जैसे जीव को बिजली से जला हुआ देखकर मैंने राहत की सांस ली। मैंने आखिर उस छोटे कैरेक्टर को बचा लिया था। मैंने पूछा, तुम ठीक हो? गुकिंगन ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं मास्टर, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं सच में नहीं जानती कि आपका धन्यवाद कैसे करूं। अगर मास्टर को किसी चीज की जरूरत हो तो मैं आपकी किसी भी मांग को पूरा करूंगी। कुछ भी, सच में कुछ भी। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई फ्लाइंग स्वॉर्ड है? वह बोली, फ्लाइंग स्वॉर्ड तो पहले ही टूट चुकी है, लेकिन मेरे पास एक ट्रेनिंग फ्लाइंग स्वॉर्ड है जो मेरे मास्टर ने मुझे प्रैक्टिस के लिए दी थी। क्या सीनियर को उसकी जरूरत है? मैंने कहा,
मुझे दे दो। ये सुनते ही गुकिंगन जल्दी से अपने स्टोरेज बैग में ढूंढने लगी और उसे एक लकड़ी की फ्लाइंग सोर्ड मिली। वह समझ नहीं पा रही थी कि इसे सीनियर को कैसे दे, इसलिए उसने सावधानी से उसे जमीन में गाड़ दिया और बोली, सीनियर, ये एक ट्रेनिंग फ्लाइंग सोर्ड है जो मेरे मास्टर ने बनाई है। इसके अंदर सोर्ड कंट्रोल फॉर्मेशन लगा है और इसमें स्पिरिट स्टोन्स भी जड़े हुए हैं, इसलिए साधारण लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग सोर्ड कंट्रोल टेक्निक का अभ्यास करने के लिए किया जाता है। मैं उस फ्लाइंग सोर्ड को देख रहा था जो बाल से भी पतली थी। उसे हाथ से उठाना तो बिल्कुल नामुमकिन था, इसलिए मैंने सावधानी से एक ट्वीजर उस ग्लास बॉक्स के अंदर डाला। उसी समय अचानक आसमान में दो विशाल धातु की छड़ें दिखाई दी और उन्होंने धीरे धीरे जमीन में गड़ी उस लकड़ी की तलवार को उठा लिया। ये देखकर गुकिंगन हैरान रह गई। वह सोचने लगी कि शायद ये सीनियर खुद को दिखाना नहीं चाहते, शायद उनके पास कोई कारण है। मैंने उस छोटी लकड़ी की तलवार को हाथ में लेकर ध्यान से देखना शुरू किया। उसी समय गुकिंगन ने कहा, इस बॉक्स के अंदर का संसार सच में सीनियर का ही संसार है। क्या मैं इस डीमन श्रिम्प को अपने साथ ले जा सकती हूँ? मेरे साथी डिसाइपल्स लगभग 1 साल से हाफ डीमंस से घिरे हुए हैं और अब वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। मैंने कहा, मुझे विस्तार से बताओ। यह सुनकर गुकिंगान ने आदर से पूरी कहानी सुनाई। असल में उसके मास्टर ने इसी बंजर जमीन पर एज्योर थंडर सेक्ट की स्थापना की थी। 1 साल पहले तक हाफ डेमन ट्राइब कभी इस सेक्ट में दखल नहीं देती थी, लेकिन अचानक उन्होंने एज्योर थंडर सेक्ट पर एक बड़ा हमला कर दिया और सेक्ट लगभग नष्ट हो गई। सौभाग्य से महान चिया डायनेस्टी की दूसरी सेक्ट्स भी युद्ध में शामिल हो गईं और हाफ डीमंस को पीछे हटाना पड़ा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वे हाफ डीमंस तुरंत अपनी रणनीति बदल देंगे और पूरी एज्योर थंडर सेक्ट को घेर लेंगे, ताकि कोई संसाधन अंदर न जा सके और सेक्ट को भूख से खत्म किया जा सके। गुकिंगन को मदद मांगने के लिए भेजा गया था और अगर मदद न भी मिलती तो भी उसे कुछ सप्लाईज लेकर वापस लौटना था। उसकी बात सुनकर मुझे पूरी स्थिति समझ में आ गई। मैंने कहा, सब ले जाओ, अगर कम पड़े तो मेरे पास और भी है। गुकिंगन जल्दी से बोली, ये काफी है, ये काफी है। ये डीमन बीस्ट का रोस्टेड मीट बहुत पौष्टिक है, इसमें बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है और ये शरीर को भी मजबूत बनाता है। ये तो एक स्पिरिचुअल एलिक्सर के बराबर है। इस स्पिरिचुअल मीट से हम उन हाफ डीमंस को पीछे धकेल सकते हैं। इसके बाद गुकिंगन ने एक स्टोरेज बैग निकाला जिस पर रून्स बने हुए थे। उसने उस बैग को लॉबस्टर की उस विशाल क्लॉ की तरफ हिलाया और वह पंजा तुरंत गायब हो गया। मैंने पूछा, क्या भर गया? गुकिंगान बोली, हाँ, ये पहले ही भर चुका है सीनियर। मैं तो इसे खेलने के लिए निकालने वाली थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका स्टोरेज स्पेस इतना छोटा होगा। सीनियर, अब मैं सेक्ट वापस जा रही हूं, क्या आप भी आकर देखना चाहेंगे? मैंने कहा, मुझे अभी कुछ काम है, बाद में देखेंगे। गुकिंगन बोली, तो फिर मैं पहले जाती हूं। अगर सीनियर के पास समय हो तो जिंगल सेक्ट हमेशा आपका स्वागत करेगी। यह कहकर गुकिंगन जल्दी जल्दी उस विशाल रेगिस्तान की गहराइयों में चली गई। मैं कांच के उस बॉक्स के बाहर खड़ा होकर उसे चलते हुए देखता रहा। सच में, जैसे जैसे गुकिंगन आगे बढ़ रही थी, बॉक्स के अंदर का दृश्य भी बदल रहा था, लेकिन फिर भी दृश्य हमेशा गुकिंगन के इर्द गिर्द ही केंद्रित रहता था। थोड़ी देर बाद एक पहाड़ दिखाई दिया जिसके चारों ओर काली परछाइयां मंडरा रही थीं। पहाड़ के चारों ओर रोशनी की किरणें तैर रही थीं और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। यह दरअसल जिंगल सेक्ट की विशाल प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन थी, जिसे 5 थंडर एनाहिलेशन फॉर्मेशन कहा जाता था, और लंबे समय से घेराबंदी के बावजूद डीमन रेस उसे तोड़ नहीं पाई थी। इसलिए वे सिर्फ घेराबंदी करके सेक्ट के कल्टीवेटर्स को थकाने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय हाफ डीमन कैंप के बीच में एक भेड़िए के सिर और इंसानी शरीर वाला डीमन चिंतित होकर खड़ा था। वह हाफ डीमन रेस का लीडर हीली था। वह बेचैनी से बोला, मैंने शुरुआत से ही कहा था कि इस महान रेगिस्तान में संसाधन बहुत कम है और हमें इंसानों से लड़ना ही पड़ेगा। हम सब गरीब हैं। अगर हम इंसानों को लूट भी लें तो क्या हम अमीर हो जाएंगे? अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो मुझे नहीं पता कि इंसान टिक पाएंगे या नहीं, लेकिन यह तय है कि हम हाफ डेमन्स जरूर बुरी तरह घायल हो जाएंगे। तभी अचानक कैंप के बीच में एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम लोग लॉर्ड डीमन को हमला करने से क्यों रोक रहे हो? इस सेक्ट की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बहुत शक्तिशाली है, हम इसे तोड़ नहीं सकते, हमें बस इंतजार करना होगा। वह ठंडे स्वर में हंसा।
मुझे लगता है कि तुम लोग करना ही नहीं चाहते हैं ना। उसकी भयानक ऑरा ने आसपास के हाफ डीमंस को दबा दिया। किसी ने घबरा कर कहा, यूएनिंग स्टेज का ओल्ड मॉन्स्टर। सब चौंक गए। इतना बड़ा यूएनिंग मास्टर इस जगह कैसे आ सकता है? किसी ने जल्दी से कहा, महाराज, कृपया अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको पता नहीं है कि बाकी सेक्ट्स डर रही हैं कि अगर हम किंगल सेक्ट पर हमला कर देंगे तो अगला निशाना वे बन जाएंगी। इसलिए वे सब किंगल सेक्ट में इकट्ठा होकर हमारे खिलाफ लड़ने के लिए आ गई हैं। भले ही ग्रेट एम्परर डायनेस्टी की ये सेक्ट्स छोटी हों, लेकिन अगर वे एकजुट हो जाएं तो उनकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। बूढ़ा आदमी हल्का सा हंसा। बस एक बिखरी हुई भीड़। लेकिन कोई बात नहीं, उस एंशियंट लॉर्ड की तरफ की स्थिति लगभग स्थिर हो चुकी है। अब समय आ गया है कि इन नाफरमान लोगों से निपटा जाए। पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया था कि इंसानों के झगड़ों में हमें हाफ डेमंस को भी घसीट लिया गया। लेकिन तुम लोग कम से कम थोड़े काम के तो हो। कम से कम तुमने इस जगह को घेर कर किसी को भागने नहीं दिया, भले ही एक औरत भाग गई हो। तभी हिली बोला, चिंता मत कीजिए महाराज, मैंने पहले ही लोगों को उसके पीछे भेज दिया है। उसे मार दिया जाएगा। यह सुनकर बूढ़ा आदमी चौंक गया और जल्दी से एक चित्र निकाल कर दिखाया। उस चित्र में साफ साफ गुकिंगन की तस्वीर बनी हुई थी। उसने पूछा, क्या वही है? हिली ने कहा, हाँ। तभी एक छोटा वुल्फ डीमन दौड़ता हुआ आया और बोला, रिपोर्ट, उस इंसान के साथी का पीछा करने गया डीमन लॉर्ड मर गया। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, क्या? क्या उसने उसे भागने दिया या नहीं? तभी हिली बोला, वह औरत वापस लौट आई है। मैं खुद उसे मारूंगा और उसे सेक्ट में घुसने नहीं दूंगा। बेहतर होगा कि उसी समय सेक्ट मास्टर को भी खत्म कर दिया जाए। फिर उसने कहा, लेकिन जंगल सेक्ट ने पूरी ताकत लगाकर हमारे घेराव को तोड़ा था सिर्फ मदद लेने के लिए। अगर उनके रीइंफोर्समेंट बहुत शक्तिशाली हुए तो क्या होगा? बूढ़ा आदमी ठंडे स्वर में बोला, कौन सी शक्ति डाउ सेक्ट के बराबर हो सकती है? डाउ सेक्ट तो सेंट्रल लैंड की पहली सेक्ट है और राइटियस अलायंस की लीडर है। हीली उस बूढ़े आदमी की भयावह शक्ति को जानता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पृष्ठभूमि इतनी डरावनी होगी। वह मन ही मन सोचने लगा कि आखिर इतनी छोटी किंगल सेक्ट ने डॉ जोंग को कैसे नाराज कर दिया। और वह छोटी लड़की जो अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक भी नहीं पहुंची, उसे एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर क्यों पीछा कर रहा है? उसकी इंट्यूशन उसे बता रही थी कि इन बातों को न जानना ही बेहतर है। इसी समय मेरी मेज पर रखी वह छोटी लकड़ी की तलवार हल्के हल्के कांपने लगी और धीरे धीरे बड़ी होती चली गई, जब तक कि वह लगभग 1 मीटर लंबी लकड़ी की तलवार में बदल नहीं गई, जिस पर रहस्यमयी रून्स बने हुए थे। मैं हैरान होकर उस तलवार को पकड़ लिया। वह मेरे हाथ में आश्चर्यजनक रूप से हल्की थी और उससे हल्की गर्मी भी निकल रही थी। लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे करूं? मैंने अपने दिमाग में कल्पना की कि यह तलवार हवा में उड़ रही है। तभी वह फ्लाइंग स्वॉर्ड हल्के से कांपी और धीरे धीरे मेरे हाथ से निकलकर हवा में तैरने लगी। फिर मेरे मन में जिस दिशा की कल्पना कर रहा था, उसी दिशा में कमरे में उड़ने लगी। मैं जल्दी से उसे वापस बुला लिया और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। लगता है मैं मरने वाला नहीं हूं। अगर मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड से कुछ पिल्स हासिल कर सकूं तो शायद मैं अपनी बीमारी ठीक कर सकता हूं। मैंने अपने दिल की एक्साइटमेंट को दबाया। अभी मुझे एक बात जरूर पता करनी है। वह बूढ़ा आदमी आखिर कौन था जिसने मुझे यह बॉक्स बेचा? उसकी असली पहचान क्या है? आधे घंटे बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां सुबह उसका स्टॉल लगा हुआ था, लेकिन वहां बूढ़ा आदमी और उसका स्टॉल दोनों गायब थे। पास वाले दुकानदार ने कहा, युवा आदमी, तुम्हें उस बूढ़े ने ठग लिया है ना? सुनो, उसका बेटा असल में टम्ब रॉबर है। उसका बेटा कब्रें खोदता है और वह बूढ़ा उन चीजों को बेचता है जो वहां से मिलती हैं। कुछ दिन पहले उसका बेटा कब्र खोदते समय अंदर ही मर गया और फिर वह बूढ़ा आदमी भी हार्ट अटैक से मर गया। इसलिए तुम्हारे 800 युवान तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेंगे। मैं स्तब्ध होकर सुनता रहा। इसका मतलब यह ग्लास बॉक्स सच में जमीन के नीचे से निकाला गया था और जिसे भी यह मिला वह मर गया। लेकिन फिर मुझे याद आया कि वैसे भी मेरे पास ज्यादा दिन बचे नहीं हैं, इसलिए अचानक मेरा डर खत्म हो गया। उसी समय मेरा फोन बजा। देखा तो मेरा कजन लैंग था। उसने कहा, सुना है तुमने नौकरी छोड़ दी और उस टांग बॉस को भी धमकाया। वैसे भी उसने तुम्हें सैलरी नहीं दी। ऐसा करो, वैंकिंग चान माउंटेन आ जाओ। यहां मेरे पास एक टेम्परेरी काम है। वॉन्किंग चान माउंटेन तियान सिटी की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है। पहाड़ पर पहाड़ और अंत दिखाई नहीं देता।
लेकिन पूरे रास्ते मुझे जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में ऊर्जा का अनंत स्रोत हो। कुछ मजबूत हाइकर्स तो मेरे साथ स्पीड में compete करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे मेरी कार की टेल लाइट्स तक नहीं देख पाए। वे हैरान होकर कह रहे थे, ये आदमी हाइकिंग कर रहा है या दौड़ रहा है? इंसान कब से चुपचाप इवॉल्व हो गए और हमें पता ही नहीं चला। मुझे समझ आ गया कि ये जरूर उस फ्लाइंग स्वॉर्ड में लगी स्पिरिट स्टोन की वजह से है, जो बिना कल्टीवेशन के भी मेरे शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी भर रही है और मेरी फिजिकल कंडीशन को बहुत बढ़ा रही है। बाद में मैं गुकिंगन से कल्टीवेशन मेथड्स पूछूंगा। मुझे दुनिया में इनविजिबल नहीं बनना, कम से कम मैं समय से पहले मरना नहीं चाहता। आखिरकार जब मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो मुझे एक टूटा फूटा टेम्पल दिखाई दिया। एक युवा टॉयस्ट ने मुझे नमस्कार किया। वह मेरा कजन ही था। उसने अपना सर्टिफिकेट दिखाया। देखो, यह मेरा ताई योस्ट सर्टिफिकेट है। मैं हंसकर बोला, आजकल टाई योस्ट्स को भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए। सुना है ताइवोस्ट्स बहुत पैसा कमाते हैं, लगता है तुम तो सफल हो गए। लियंग ने मेरी बात सुनी तो उसका चेहरा तुरंत उदास हो गया। उसने कहा, वह पहले था, अब तो हमारा काम भी मॉन्क्स छीन रहे हैं। आजकल हर कोई बुद्ध की पूजा करने दौड़ रहा है। वैसे क्या तुम टोस्ट बनना चाहोगे? हालांकि हाल ही में हम ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे थे, लेकिन कम से कम इससे तुम्हारी बेसिक जरूरतें पूरी हो सकती थी। मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। ल्योंग ने पहले मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए मैंने तय किया कि इस बार उसकी मदद करने की बारी मेरी है। रात को मैं एक अंधेरे पहाड़ी जंगल में पहुंचा और मैंने उड़ने वाली तलवार को बुलाया। डू किंग ने कहा था कि इसमें बिल्ट इन सोर्ड कंट्रोल रून्स हैं, जिससे आम लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सावधानी से तलवार को जमीन पर रखा और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर खड़ा हो गया। लकड़ी की उड़ने वाली तलवार धीरे धीरे हवा में उठी और फिर धीरे धीरे तेज होने लगी। पहाड़ छोटे होते चले गए। नहीं, ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी है। मैंने थोड़ा सोचा, अपना फोन निकाला और एक म्यूजिक चला दी। अब सब परफेक्ट था। मैं हंसते हुए पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा था। मेरे जाने के थोड़ी देर बाद पहाड़ पर कैंप कर रहे कुछ लोगों ने आसमान की तरफ देखा। हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे, जैसे सोच रहे हों कि क्या वो अमृता का सपना देख रहे हैं। ये किसने रिकॉर्ड किया? मैंने रिकॉर्ड किया। अगर इसे ऑनलाइन डाल दिया तो ये वायरल हो जाएगा। मैं आधी रात को घर लौटा। बहुत थका हुआ था, इसलिए सीधे बिस्तर पर गिरा और गहरी नींद में सो गया। मुझे ये नहीं पता था कि इस टेस्ट फ्लाइट से पूरे पहाड़ पर कितना बड़ा हंगामा मचने वाला है। हैंकिंग पहाड़ पर किसी के दिखने की खबर तुरंत वायरल हो गई। संयोग से हैंकिंग पहाड़ पर एक टॉइस्ट मंदिर भी था और वो मंदिर काफी जर्जर था, बिल्कुल भी दिखावटी नहीं। क्या ये जानबूझकर अपनी मौजूदगी छिपाने का तरीका नहीं है? इंटरनेट पर लोगों ने तरह तरह के अंदाजे लगाए। कोई कह रहा था कि उस टॉइस्ट मंदिर में कोई अमृता की साधना कर रहा है। अगले दिन सुबह सुबह पूरे मंदिर को लोगों ने घेर लिया। लियंग के मास्टर सुबह जल्दी उठे और आने वालों को हैरानी से देखने लगे। ये लोग ना तो भविष्यवाणी पूछने आए थे और ना ही चढ़ावा देने। वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि क्या वो किसी अमर इंसान से मिल सकते हैं। लेकिन बहुत जल्दी टोस्ट पुजारी को समझ आ गया कि यह बहुत बड़ा मौका है। पूरे मंदिर के लाउड स्पीकर पर वही गाना बजने लगा। हर बार जब कोई पूछता कि क्या वो अमर से मिल सकता है, वो कोई जवाब नहीं देता, बस मुस्कुरा देता, जिससे लोगों की कल्पना और भी बढ़ जाती। इस नज़ारे ने गुआनांग मंदिर के भिक्षुओं को पूरी तरह हैरान कर दिया। देवताओं और बुद्ध की पूजा करने के बजाय सीधे अमृता की साधना करना यही सही है। अब अमृता की साधना का समय आ गया है ना? मैंने भी ये ट्रेंडिंग टॉपिक देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। लियांग अब तो बहुत व्यस्त होगा। क्या मुझे भी मौका देखकर फिर से यूएन पर तलवार से उड़ना चाहिए? गुकिंगन धूल से ढकी हुई थी और रास्ते में रुकने की हिम्मत नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं और पीछा करने वाले ना मिल जाएं। सौभाग्य से आज उसका दिन अच्छा था। वह सेक्ट की तरफ बढ़ी और रास्ते में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। वह आखिरकार सुबह होने से पहले किंगली सेक्ट पहुंच गई। वह दूर खड़ी होकर देख रही थी। उजाड़ जमीन पर आधे दानवों के कैंप गोल घेरों में लगे हुए थे। उन्होंने पूरी तरह उस पहाड़ को घेर रखा था। आसमान और जमीन दोनों जगह आधे दानव तैनात थे। गुकिंगान ने रास्ते में लगाए गए अपने ट्रैप्स और फॉर्मेशंस की मदद से सावधानी से सेक्ट के अंदर वापसी की। किंगान एक परिचित आवाज सुनाई दी। गुकिंगान मुड़ी और उसने देखा कि एक दुबली पतली लड़की उसके पीछे खड़ी है। छोटी बहन और वह दोनों उत्साह से एक दूसरे से लिपट गईं। ये बहुत अच्छा है।
सेक्ट के मास्टर किनान ने कहा था कि सेक्ट की बड़ी फॉर्मेशन अब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। पहाड़ के रिसोर्सेज भी खत्म हो चुके हैं। अगर तुम वापस नहीं आती तो हम यहां फंसकर मर जाते। यहाँ की आवाज सुनकर पहाड़ के कई सेक्ट लीडर्स दौड़कर आ गए। गुकिंगान को सुरक्षित देखकर सभी ने राहत की सांस ली। मिस गु, क्या आप रिसोर्सेज लेकर आई हैं? क्या कोई हमारी मदद करने वाला है? आसपास के सेक्ट लीडर्स की चिंतित नजरों को देखकर गुकिंगन को भी स्थिति की गंभीरता समझ आ गई। उसने जल्दी से उस बड़े एंसेस्ट्रल आइटम को निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी गुकिंगान की मास्टर ठंडे चेहरे के साथ आ गई और उसे सीधे मेन हॉल में ले गई, फिर तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। बेलिंग के चेहरे पर गुकिंगन के लौटने की कोई खुशी नहीं थी, बल्कि असाधारण गुस्सा था। तुम यहां क्या कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि एक बार बाहर निकल जाओ तो वापस मत आना? बेलिंग का गुस्सा बेवजह नहीं था। आखिर कौन सा खिलाड़ी? ये सारे रिसोर्सेस तो बस सेक्ट के लीडर्स को बहलाने का एक बहाना भर थे। जब उसने अपने आखिरी साधनों का इस्तेमाल करके गूकिंगान को बाहर भेजा था, तब उसका इरादा बिल्कुल भी उसे वापस बुलाने का नहीं था, क्योंकि वापस आना मतलब सीधा मौत के मुंह में जाना था। गुकिंगान ने बेलिंग की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मास्टर, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। वह जानती थी कि उसका मास्टर चाहता है कि वह जिंदा रहे, लेकिन क्या वह अपने मास्टर को भी जिंदा नहीं देखना चाहती? अगर मरना भी पड़ा तो वह अपने मास्टर के साथ ही मरना चाहती थी। गुकिंगन की जिद्दी आंखों को देखकर बेलिंग समझ गया कि अब कुछ भी कहना बेकार है। उसने गुस्से से कहा, तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? गुकिंगान ने तुरंत कहा, मास्टर, मैं रिसोर्सेज लेकर आई हूं। बेलिंग ने सिर हिलाकर कहा, रिसोर्सेज का अब कोई फायदा नहीं। गुकिंगान ने जल्दी से कहा, नहीं, बात वैसी नहीं है मास्टर। इस बार सच में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। बेलिंग ने ठंडे स्वर में कहा, तो निकालो और हमें दिखाओ। गुकिंगान ने इधर उधर देखा और कहा, मास्टर, यह जगह बहुत छोटी है, चलिए बाहर चलते हैं। दोनों मेन हॉल से बाहर आ गए। बाहर खड़े अलग अलग सेक्ट्स के लीडर्स उन्हें देखते ही उत्सुकता से आगे बढ़ आए। बेलिंग कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक आसमान अंधेरा हो गया। उसने जल्दी से ऊपर देखा और सबकी आंखों के सामने अचानक एक विशाल लॉबस्टर क्लॉ प्रकट हो गया। सभी लोग हैरान रह गए। किसी ने अविश्वास से कहा, यह किस डीमन बीस्ट की क्लॉ है? यह तो बहुत ही विशाल है। किसी और ने कहा, सेक्ट लीडर, इस लॉबस्टर क्लॉ का मांस स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है और इसकी एनर्जी बहुत कोमल है। इसे बिना अल्केमी के सीधे अब्जॉर्ब किया जा सकता है और यह सीधे फिजिकल बॉडी को भी मजबूत कर सकता है। बेलिंग ने तुरंत मुड़कर गुकिंगन को देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसके डिसाइपल को यह चीज आखिर मिली कहां से। क्या वह किसी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पावर हाउस की गुफा तक पहुंच गई थी? उसने तुरंत गुकिंगन का हाथ पकड़कर गंभीर आवाज में कहा, अपने मास्टर को साफ साफ बताओ, रास्ते में क्या हुआ था? यह सुनकर बाकी सभी लोग भी उत्सुक होकर देखने लगे। गुकिंगन ने सिर हिलाया और रास्ते में हुई सारी घटनाएं बताने लगी। आसमान से गिरा डिवाइन वुड, उसे घूरता हुआ डीमन वुल्फ, आसमान को चीरता हुआ भयानक थंडर और बिजली से कीड़ों का छलकर मर जाना। उसकी कहानी सुनते सुनते सबके चेहरों पर हैरानी और उत्सुकता बढ़ती चली गई। अंत में उसकी जूनियर सिस्टर ने सबका सार बताते हुए कहा, संक्षेप में सीनियर सिस्टर को रास्ते में एक बहुत शक्तिशाली सीनियर मिला था। गुकिंगन ने कई बार सिर हिलाकर इसकी पुष्टि की। तब दूसरे सेक्ट लीडर्स ने तुरंत पूछा, मिस कू, क्या उस सीनियर को यहां बुलाया जा सकता है? हम इस समय भयानक संकट में हैं। अगर हम उस सीनियर को हमारी मदद के लिए मना लें तो शायद सब कुछ बदल सकता है। लेकिन यह सुनकर गुकिंगान का चेहरा असहज हो गया, क्योंकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उस मिस्टीरियस सीनियर के बारे में क्या कहे। बेलिंग ने तुरंत सबकी सोच समझ ली और ठंडे स्वर में कहा, हम अपनी उम्मीद किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं रख सकते जिसे हमने कभी देखा भी नहीं, और यह भी हो सकता है कि वह उतना शक्तिशाली न हो जितना हम सोच रहे हैं। ये सुनते ही सभी लोग थोड़ा शांत हो गए। आखिर गुकिंगन अभी सिर्फ एक युवा कल्टीवेटर थी, और जो थंडर और आसमान ढक लेने की बातें वह कर रही थी, हो सकता है वह सिर्फ उसके सीमित अनुभव की वजह से बड़ा चढ़ाकर कही गई हो। लेकिन गुकिंगान बहुत बेचैन हो गई और बोली, वह सीनियर सच में बहुत शक्तिशाली है। आप लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे? उसी समय बाहर ग्रीन ग्लास बॉक्स के बाहर जागने के बाद मैं, जो हमेशा उस छोटे से दुनिया के लोगों को देखता रहता था, अचानक थोड़ा गुस्सा हो गया। मैंने सोचा,
तुम छोटे छोटे लोग जो एक लॉबस्टर क्लॉ तक नहीं उठा सकते, तुम मेरी क्षमता पर सवाल उठा रहे हो? मानो या न मानो, मैं अभी तुम्हें सच में दिखाऊंगा कि एक हाथ से आसमान ढकना क्या होता है। कुकिंगन अभी भी समझा ही रही थी कि अचानक वह रुक गई और हैरान होकर ऊपर देखने लगी। बाकी लोग भी चुप हो गए और सबने आसमान की ओर देखा, लेकिन बादलों के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी गुकिंगान ने मेरी आवाज सुनी। तुम्हें अभी किस चीज की जरूरत है? गुकिंगान तुरंत मुड़ी और बोली, मास्टर, उस सीनियर ने पूछा है कि हमें क्या चाहिए। यह सुनकर बेलिंग का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसके चेहरे पर गहरी सोच और संघर्ष दिखाई दे रहा था। अगर वे उस सीनियर से सीधे मदद मांगते तो कीमत बहुत बड़ी हो सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद बेलिंग सीधे एक घुटने पर बैठ गया और दोनों हाथ जोड़कर सम्मान से बोला, सीनियर, अगर आप हमें एक थंडर स्पिरिट स्टोन दे सकें ताकि हमारी सेक्ट की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन चलती रहे, तो हम आभारी होंगे। यह सबसे सुरक्षित और कम कीमत वाला तरीका था जो वह सोच सकता था। उन्हें उस सीनियर से खुद लड़ने की जरूरत नहीं थी। बस प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को चलाए रखना काफी था। यह महान डेजर्ट इलाका बंजर था। हालांकि वे हाफ डेमन्स से घिरे हुए थे, लेकिन जब तक उनके पास यह लॉबस्टर क्लॉ का मांस है, वे 100 साल तक भी टिक सकते हैं। और बाहर खड़े उन हाफ डेमन्स की संख्या बहुत ज्यादा है। उनकी खपत भी बहुत बड़ी है, इसलिए वे इतने लंबे समय तक यहां टिक नहीं पाएंगे। बेलिंग की यह रिक्वेस्ट सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। थंडर स्पिरिट स्टोन, मैं वह चीज कहां से लाऊं? तभी मुझे अचानक एक बात याद आई। मैंने जो चीजें ग्लास बॉक्स के बाहर से कल्टीवेशन वर्ल्ड में फेंकी थीं, उनका असर वहां बहुत अलग तरीके से होता था। मैं अपने कमरे में एक डिब्बा खंगालने लगा और मुझे कुछ बटन्स और बैटरीज मिल गई। मैंने सोचा, बिजली भी तो थंडर ही होती है। उसी समय जियोन युन वर्ल्ड में बेलिंग ने देखा कि सीनियर काफी देर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है और वह बेहद घबरा गया। उसने सोचा कि शायद उसकी रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा थी और वह माफी मांगने ही वाला था कि अचानक आसमान में बादल बिखरने लगे। सभी लोग ऊपर देखने लगे और उन्होंने देखा कि आसमान से एक गोल धातु की चीज नीचे गिरती हुई सीधे मेन हॉल के सामने वाले चौक में आकर गिरी और जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना दिया। वह एक गोल मेटल डिस्क थी जो चांदी जैसी चमक रही थी और कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है। तभी सीनियर की आवाज आई, ये एक बैटरी है। किसी ने हैरानी से कहा, बैटरी? यानी एक थंडर बेसिन? सब लोग एक दूसरे को उलझन भरी नजरों से देखने लगे, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। बेलिंग ने बाकी लोगों को पीछे हटने का इशारा किया और धीरे धीरे उस बैटरी के पास पहुंचा। उसने सावधानी से अपना हाथ उस मेटल पर रखा और अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे उस मेटल शेल के अंदर भेजा। कुछ ही पल पहले आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक पूरे आकाश में काले बादल उमड़ आए। असंख्य बिजली की दांतों जैसी चमकती लपटें माउंट क्विंजुआंट के ऊपर आसमान में फैलने लगीं और पूरी पहाड़ी उस चमकती हुई लाइटनिंग की रोशनी से ढक गई। बेलिंग घबरा कर तुरंत पीछे हट गया, फिर जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और उसके मुंह से खून की एक धार निकल गई। वह कांपती आवाज में बोला, यह तो थंडर पूल है। उसकी आंखें लगातार कांप रही थीं, जैसे वह अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा हो। थंडर पूल? क्या यह वही थंडर पूल हो सकता है जैसा क्रिम्सन थंडर सेक्ट के पास होता है? वह मध्य भूमि की ऑर्थोडॉक्स अलायंसेस में से एक महान सेक्ट थी, जो लाइटनिंग की शक्ति को एब्सॉर्ब करके शरीर को मजबूत करती थी और यहां तक कि शरीर को फिर से पुनर्निर्मित भी कर सकती थी। और अब एक नया थंडर पूल उनके सामने था। यह देखकर सभी लोग अनायास ही अपनी लार निगलने लगे। बेलिंग सबसे ज्यादा स्तब्ध था, लेकिन उस बैटरी के अंदर की लाइटनिंग एनर्जी बिल्कुल भी कम नहीं थी, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही शक्तिशाली लग रही थी। वह मन ही मन सोचने लगा, जो व्यक्ति एक हाथ से आसमान ढक सकता है, उसका साधारण सा इशारा भी इतना भयावह कैसे हो सकता है? जब मैंने बेलिंग के होठों के कोने पर खून देखा, तो मैं जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी हुई नंबर 7 और नंबर 5 की बैटरीज वापस रख दी। मुझे लगा कि बटन बैटरी की पावर शायद कम है, इसलिए यह ठीक रहा कि मैंने वही डाली। नहीं तो शायद मैं गुकिंगान के मास्टर को ही बिजली से उड़ा देता। नीचे छोटे छोटे लोगों को देखकर, जो मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल करके सेक्ट की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को उस बटन बैटरी से जोड़ रहे थे, मैं चुपचाप देखता रहा।
बटन बैटरी की एनर्जी लगातार फॉर्मेशन में जाने लगी और पहले जो सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन मध्यम थी वह धीरे धीरे चमकने लगी। माउंट क्विंजवांड के ऊपर बिजली की लपटें नाचने लगीं और उसकी भयानक शक्ति दिखाई देने लगी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने अपना फोन उठाया क्योंकि मैंने अभी अभी इस पूरे दृश्य को अपने फोन से रिकॉर्ड किया था। मुझे लगा ये सब कुछ बड़ा अजीब है। ये आखिर है क्या? कोई नई जनरेशन की एनर्जी फॉर्मेशन? मैंने रिकॉर्डिंग फिर से चलाकर देखी। फोन में वे छोटे छोटे लोग ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी मिनिएचर मॉडल की दुनिया के लोग हों जो फॉर्मेशन बना रहे थे और बैटरी को जोड़ने में लगे हुए थे। ये देखकर मैं मुस्कुरा दिया। बटन बैटरी धीरे धीरे ऊपर उठकर माउंट क्विंजवांट के शिखर के ऊपर हवा में तैरने लगी और उसकी बिजली की ऊर्जा लगातार निकलकर फॉर्मेशन को चलाती रही। शायद दुनिया में किसी बटन बैटरी को इतना गौरवशाली पल पहले कभी नहीं मिला होगा। जब फॉर्मेशन पूरी तरह रिचार्ज हो गई तो बेलिंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने देखा कि बैटरी में अभी भी थोड़ी लाइटनिंग एनर्जी बची हुई है, इसलिए वह सभी लोगों को लेकर उस फ्लोटिंग बैटरी के नीचे पहुंच गया ताकि वे थंडर पावर को एब्जॉर्ब कर सकें। फिर सभी लोग उस बैटरी के नीचे पालथी मारकर बैठ गए। बैटरी से लगातार निकलती हुई बिजली की लपटें लाइटनिंग स्नेक्स की तरह बेलिंग और बाकी लोगों के शरीर के अंदर दौड़ने लगीं और उनके शरीर को लगातार टेम्पर करती रहीं। अगर संभव हो तो उनकी कल्टीवेशन लेवल भी थोड़ा बढ़ सकती थी। माउंट क्विंजवंट के नीचे हाफ डीमंस का एक समूह उस तैरते हुए विशाल धातु के गोल टुकड़े को हैरानी से देख रहा था। वे आपस में चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने पहले कभी इतनी अजीब चीज नहीं देखी। जब से उन्होंने मनुष्यों को घेरा था तब से किंगली सेक्ट की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन और भी मजबूत हो गई थी। क्या ये सब उस गोल्ड डिस्क की वजह से हो रहा है? डीमंस बहुत उलझन में थे क्योंकि कुछ दिन पहले यह फॉर्मेशन लगभग एनर्जी खत्म होने के कारण टूटने वाली थी, लेकिन अब अचानक उसमें इतना भयानक ऑरा कैसे आ गया? वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। कई हाफ डेमंस को अचानक उस छोटी मानव लड़की की याद आई जो कुछ समय पहले वापस भागती हुई आई थी। उनमें से एक डेमन बोला, लगता है उस लड़की ने सच में किसी से मदद मांगी है। तभी एक बूढ़ा डीमन ठंडे स्वर में बोला, कोई खास बात नहीं, बेलिंग इतने सालों बाद भी वही छोटी छोटी चालें खेलता है। उस डिस्क में जरा भी स्पिरिचुअल ऑरा नहीं है। यह बिल्कुल भी कोई मैजिकल ट्रेजर नहीं है। अगर इसे इन हाफ डीमंस को डराने के लिए इस्तेमाल किया गया है तो शायद काम कर जाए, लेकिन शायद उसने ये नहीं सोचा होगा कि मैं खुद यहां आ जाऊंगा। यह सुनकर हिल नाम का एक हाफ डीमन थोड़ा सिहर गया। उसने कहा, आप तो नासेंट सोल रेल्म के महान लॉर्ड हैं, लेकिन क्या हम हाफ डीमन सिर्फ इंसानों के लिए कैनन फोडर बनकर रह जाइए? हिल कुछ और कहना चाहता था, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उसे रोक दिया और बोला, चिंता मत करो, अगर सच में कोई उनकी मदद के लिए आता है तो मैं खुद उससे निपट लूंगा। मैं इन बंजर जमीनों की नीच जातियों को दिखाऊंगा कि एक सच्चे इमॉर्टल के तरीके क्या होते हैं। अगली सुबह बहुत जल्दी ड्यू किंग ने अपनी आंखें खोल दी। उसके शरीर पर बिजली की लपटें कूद रही थीं और उसकी आंखों में नीले हरे रंग की रोशनी चमक रही थी। हेवनली थंडर से बॉडी टेम्परिंग और डीमन बीस्ट की स्पिरिचुअल फ्लैश को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका शरीर फिर से पूरी तरह टेम्पर हो चुका था। अब वह एक बॉडी कल्टीवेटर बन चुका था। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अब किसी फाउंडेशन स्टेज कल्टीवेटर से बिल्कुल भी कम नहीं थी, बल्कि कुछ फाउंडेशन स्टेज कल्टीवेटर से भी वह मुकाबला कर सकता था। आसपास की सेक्ट्स के लीडर्स ने भी अपनी आंखें खोलीं और अपने शरीर को अविश्वास से देखने लगे। सिर्फ उस लाइटनिंग के असर से ही उनका शरीर काफी मजबूत हो गया था। कुछ कल्टीवेटर्स तुरंत उठे और आसमान की ओर झुककर बोले, मास्टर, आपका धन्यवाद। जब बेलिंग ने आंखें खोलीं तो उसने गुकिंगन की ओर देखा और फिर धीरे से आह भरी। उसने कहा, किंगन, फिर भी काम नहीं बना। तुम्हारा मास्टर अभी भी कल्चरेशन के 14वें लेयर पर ही अटका हुआ है। कुकिंगन ने शांत स्वर में कहा, मास्टर, यह भी बहुत अच्छा है। प्राचीन समय से कल्टीवेशन में सिर्फ 10 लेयर्स मानी जाती हैं, लेकिन मैं पहले ही 14 तक पहुंच चुका हूं, फिर भी ब्रेक थ्रू का कोई संकेत नहीं है। बेलिंग ने धीरे से कहा, किंगन, तुम हमेशा से अपनी ओरिजिन के बारे में जानने के लिए उत्सुक रही हो, है ना? उन हाफ डेमंस के बीच मुझे एक परिचित ऑनरा महसूस हो रहा है। अगर सब ठीक रहा और तुम इस बार बच गई तो समय आ गया है कि मैं तुम्हें सब सच बता दूं। यह कहकर बेलिंग धीरे धीरे खड़ा हो गया और उसका शरीर हवा में तैरने लगा।
उसी समय पहाड़ के नीचे एक और आकृति भी धीरे धीरे हवा में तैरती हुई दिखाई दी। गुकिंगन की जूनियर सिस्टर चौंक कर बोली, ये तो एक इंसान है, लेकिन वह हाफ डीमंस के साथ कैसे खड़ा है? यह देखकर मैं भी गंभीर हो गया। ऐसा लग रहा था कि अब लड़ाई होने वाली है। मैंने सोचा कि क्या मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने सीधे हस्तक्षेप किया तो शायद पूरा माउंट क्विंजवांट ही समतल हो जाए। बेहतर होगा कि मैं कुछ और सटीक तरीका सोचूं। मैं अपने कमरे में कुछ ढूंढने लगा। उसी समय बेलिंग ने दूर खड़े बूढ़े आदमी को देखा और धीरे से कहा, ओह, तो तुम अभी भी मुझे पहचानते हो? बेलिंग, नमस्ते। तुमने हमें यह बात छिपाने के लिए पूरे 20 साल तक तरह तरह के तरीके इस्तेमाल किए। कोई हैरानी नहीं कि तुमने शुरुआत में ही गुकिंगान को सेक्ट से बाहर भेज दिया था। सामने खड़े आदमी की ऑरा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी सारी ताकत लगा देने वाला है। उसने ठंडी आवाज में कहा, हमारी पुरानी भाईचारे की खातिर गुकिंगान को सौंप दो। मैं तुम्हें एक तेज और आसान मौत दूंगा। तभी सातवें एल्डर ने हवा में अपनी फ्लाइंग सोर्ड छोड़ दी। तलवार की एनर्जी चारों दिशाओं में फैलने लगी और अचानक वह फ्लाइंग सोर्ड भयानक सोर्ड एनर्जी के साथ फट पड़ी। वह सोर्ड एनर्जी इकट्ठा होकर ऐसे लग रही थी मानो आसमान को ही चीर देगी। अगले ही पल वह भयानक सोर्ड एनर्जी आसमान को चीरते हुए सीधे सेक्ट की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन के कोर की तरफ बढ़ गई। बेलिंग तुरंत अपनी तलवार पर सवार होकर उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल सेवेंथ एल्डर उसके सामने आ चुका था। बेलिंग के शरीर से बिजली की चमक निकल रही थी, लेकिन सेवेंथ एल्डर के पास जबरदस्त बैटल एक्सपीरियंस था। उसने तुरंत बेलिंग की कमजोरी ढूंढ ली और अपने हाथ को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए उसकी लाइटनिंग डिफेंस को तोड़ दिया। बेलिंग के मुंह से अचानक खून निकल पड़ा और वह लगभग हवा में टिक भी नहीं पा रहा था। बेलिंग को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नासेंट सोल रेल्म का यह व्यक्ति इतना भयानक होगा कि वह उसका मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। सेवेंथ एल्डर ठंडी आवाज में बोला, लगता है तुम सच में गुकिंगन की रक्षा के लिए मरने को तैयार हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक तेज मौत देता हूं। उसी समय उसकी विशाल सोर्ड एनर्जी ने सीधे सेक्ट की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को चकनाचूर कर दिया और फॉर्मेशन का कोर भी नष्ट हो गया। कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि यह नेसेंट सोल मॉन्स्टर की 7 तलवार वाली तकनीक की शक्ति थी। नीचे खड़े हाफ डीमंस उस फॉर्मेशन को देखते रह गए जिसने उन्हें पूरे 1 साल तक रोके रखा था, और अब वह इतनी आसानी से टूट गई थी। सभी वहीं स्तब्ध खड़े रह गए। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, बिली, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? मेरे साथ पलेस चलो। अगले ही पल माउंट क्विंजोंट को घेरने वाले सारे हाफ डेमन्स दहाड़ते हुए झुंड में पहाड़ की तरफ टूट पड़े। उस प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन के बिना माउंट क्विंजोंट बिल्कुल भी टिक नहीं सकता था। पहाड़ पर मौजूद सभी सेक्ट्स के कल्टिवेटर्स एकदम स्तब्ध रह गए। किसने सोचा था कि जिस फॉर्मेशन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था वह इतनी आसानी से टूट जाएगी? क्या नासेंट सोल कल्टिवेटर्स इतने डरावने होते हैं? गुकिंगन की जूनियर सिस्टर घबराकर बोली, छोटी सिस्टर, स्थिति ठीक नहीं है। और तुरंत गुकिंगन का हाथ पकड़कर भागने लगी। लेकिन तभी आसमान से एक आकृति गिरती हुई नीचे आई। ध्यान से देखने पर वह बेलिंग था। इस समय बेलिंग की हालत बेहद खराब थी। उसकी सांस बहुत कमजोर थी। सेवेंथ एल्डर ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें 20 साल और जीने दिया और अब भी तुम भागना चाहते हो? किसी ने जल्दी से कहा, मिस गू, जल्दी कीजिए और लॉर्ड ऑन से मदद मांगिए। अगर अभी नहीं बुलाया तो बहुत देर हो जाएगी। यह सुनकर गुकिंगन का दिल बुरी तरह हिल गया। लॉर्ड आओ पहले ही उसकी बहुत मदद कर चुका था और सामने खड़ा यह दुश्मन बेहद शक्तिशाली था। अगर लॉर्ड ए ओ भी हार गया और यहीं मर गया तो? तभी सेवेंथ एल्डर ने तिरस्कार से कहा, अब चाहे तुम किसी को भी बुलाओ, कोई फायदा नहीं होगा। उसी समय मुझे अचानक याद आया कि पिछली बार मैंने दुकान से एक लेजर पॉइंटर खरीदा था। मैंने तुरंत अपना बैग खोला और वह लेजर पॉइंटर निकाल लिया। मैंने सोचा यह चीज शायद काम आ जाए। और जैसे ही मैं इसे इस्तेमाल करने वाला था, उसी समय कमजोर सांस ले रहे बेलिंग के दिमाग में अचानक एक लड़की की आवाज गूंजी, लिंगर, जिद मत करो। सॉवरेन के सामने अपनी गलती मान लो। गुकिंगन और मिस्टिकल ब्लड सौंप दो। सॉवरेन तुम्हें गारंटी देता है कि उसके लोग तुरंत आकर तुम्हें बचा लेंगे। वह जानी पहचानी आवाज सुनकर बेलिंग हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सीनियर सिस्टर, तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों नहीं भागा? फिर उसने धीरे से कहा, किंगन,
अगर वह सीनियर मदद करने को तैयार है तो मैं मिस्टिकल ब्लड देने के लिए भी तैयार हूं। मैं मर सकता हूं, लेकिन गुकिंगन के मास्टर का शरीर और खून यहां नहीं मरना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि गुकिंगन मुझसे संपर्क कर पाती, अचानक आसमान में एक लाल बिंदु दिखाई दिया। लगभग एक ही पल में वह लाल बिंदु आसमान को चीरता हुआ नीचे गिरा और एक विशाल लाल रोशनी के स्तंभ की तरह सेवेंथ एल्डर को घेर लिया। उसके शरीर से लाल लपटें निकलने लगीं। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह लाल रोशनी उसका पीछा करती रही। जहां जहां वह लाल रोशनी जाती, वहां जमीन पिघलकर लावा बन जाती। अगले ही पल वह लाल रोशनी चमकी और सेवेंथ एल्डर पूरी तरह गायब हो गया। सब कुछ ऐसे शांत हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतना शक्तिशाली नेसेंट सोल एक्सपर्ट, और उसका एक शव तक नहीं बचा। उसी समय मैं ग्लास बॉक्स के पीछे खड़ा सोच रहा था, यह लेजर पॉइंटर इतनी ताकतवर कैसे हो गया। नीचे गुकिंगन घबराकर बोली, किंगन, तुम ठीक हो? उसने जल्दी से कहा, मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि डर के अलावा उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। तभी मैंने सुना कि गुकिंगन खुद से बात कर रही है। बेलिंग समझ गया कि वह मिस्टीरियस सीनियर फिर से उसकी डिसाइपल से बात कर रहा है। उसने धीरे से कहा, किंगन। यह सुनकर गुकिंगन जल्दी से बोली, सीनियर, मेरे मास्टर के पास आपको देने के लिए एक ट्रेजर है जिसका नाम शुशु है, लेकिन वह बाद में देंगे। अभी पहले इस लड़ाई के बाद की स्थिति संभालते हैं। उसी समय हिल दांत भींचते हुए आगे आया। उसे पता था कि आसमान में कोई बड़ा व्यक्ति सब देख रहा है। वह सीधे गुकिंगान के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, सेक लीडर बी, ये युद्ध मैंने शुरू किया था। आप चाहें तो मुझे मार दीजिए या सजा दीजिए। मेरे सारे बच्चे सिर्फ मेरे आदेश का पालन कर रहे थे। उन्होंने शुरुआत से अंत तक सच में किसी इंसान को नहीं मारा। क्या आप उन्हें जाने देंगे? मैं उन्हें आदेश दूंगा कि वे उत्तर के अत्यधिक ठंडे इलाकों में चले जाएं और कभी इन जमी हुई धरती से वापस ना आए, ताकि उनकी जाति जीवित रह सके। यह हिल के दिमाग में आया आखिरी उपाय था। अलग अलग सेक्ट्स के लोग पहले बहुत गुस्से में थे, लेकिन हिल के इस रवैये को देखकर फिलहाल चुप हो गए। बेलिंग ने कहा, मुझे तुम्हें सजा देने का अधिकार नहीं है। यह फैसला सीनियर करेंगे। ग्रीन ग्लास बॉक्स के बाहर खड़े होकर मैंने उनकी बात सुनी। मुझे लगा कि वे अंदर से इतने बुरे भी नहीं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन डेमंस के बीच कैट गर्ल्स भी थीं। मैंने लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, फिलहाल उन्हें रहने दो। गुकिंगन यह सुनकर हैरान रह गई। उसे लगा शायद उसने गलत सुना। उसने दोहराया, सीनियर कह रहे हैं कि वे तुम्हें रहने देंगे। हाफ डीमंस उलझन में पड़ गए। हमें रहने देंगे, इसका मतलब क्या है? तभी किसी ने बुदबुदाया, जैसे कोई इंसान कुत्ता पालता है। यह सुनकर हैशली के दिल में अचानक गुस्सा उठ गया। भले ही अभी वे किसी और की दया पर हों, लेकिन हाफ डेमंस की भी अपनी इज्जत होती है। तभी माउंट क्विंजॉन्ट से थोड़ी दूर आसमान से एक विशाल लाल वस्तु गिरकर जमीन पर आ गिरी। सभी लोग तुरंत उसे देखने दौड़े। वह एक विशाल पतली टांग थी, जो एक छोटी पहाड़ी जितनी बड़ी लग रही थी। उसे अजीब सी खुशबू और प्रचंड स्पिरिचुअल ऑरा निकल रही थी। गुकिंगान ने कहा, मास्टर ने कहा है कि यह तुम्हारा खाना है, और अगर यह काफी न हो तो उनके पास और भी है। हाफ डेमंस उस विशाल टांग को लालच से देखते रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह आखिर किस प्राणी की इतनी विशाल टांग है। उसकी मुंह खुला का खुला रह गया। वह हकलाते हुए बोला, ये हमारे लिए है। गुकिंगान ने शांत स्वर में कहा, हाँ, तुम लोग खा सकते हो, लड़ाई मत करना। यह सुनते ही वे हाफ डेमंस पागलों की तरह उस विशाल पतली टांग की ओर टूट पड़े। उनकी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजरी थी। उन्होंने कभी इतनी जबरदस्त डेमन बीस्ट की मांस जैसी चीज नहीं देखी थी। तभी हिल खुशी से चिल्लाया, ओ फेगू, तुम सच में बहुत समझदार हो। सच बताऊं तो मैं बचपन से ही एक डॉग डीमन हूं। बस सब लोग मुझे गलती से वुल्फ समझते रहे। मास्टर का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मेरा असली रूप वापस पाने दिया। ये कहकर हिल सचमुच एक कुत्ते की तरह उस डीमन बीस्ट के मांस पर टूट पड़ा। वह चिल्लाया, अगर मैं थोड़ा भी देर कर देता तो मेरे लिए कुछ नहीं बचता। किसने कहा कि कुत्ता होना बुरा है? कुत्ता होना तो कमाल की बात है। पहाड़ पर इन हाफ डेमंस को इस तरह टूटते देखकर बाकी कल्टीवेटर भी ईर्ष्या से भर गए। किसी ने मजाक में कहा, मिस डू, अगर ऐसा है तो मैं भी कुत्ता बन सकता हूं। कुकिंगन ने हल्का सा हंसते हुए कहा, मास्टर ने कहा है कि तुम लोग आराम से खा सकते हो। वह बस माहौल हल्का करना चाहती थी। फिर उसने उस विशाल टांग को देखते हुए सोचा, अजीब है, ये इतनी चिकन लेग जैसी क्यों लग रही है?
क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर ने ग्लास बॉक्स के बाहर ही किसी फीनिक्स को मार दिया हो? उधर मेरी तरफ मैंने अभी अभी ओरिजिनल फ्राइड चिकन का एक टुकड़ा खत्म किया था और वही बचा हुआ टुकड़ा मैंने ग्लास बॉक्स में फेंक दिया था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जियोन यूएन की दुनिया में वही फ्राइड चिकन फीनिक्स बन गया है। दोपहर तक इंसानों और हाफ डीमंस ने मिलकर पूरे बैटलफील्ड को साफ कर दिया। तभी मुझे याद आया कि गुकिंगान ने कहा था कि उसका मास्टर मुझे शुक्शू नाम का ट्रेजर देना चाहता है। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे लेने की कोशिश की, लेकिन डर था कि कहीं किसी को चोट न लग जाए। इसलिए मैंने फिर से वही लॉबस्टर क्लॉ और फ्लाइंग स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश की। अचानक आसमान में बादल फटने लगे और एक विशाल सुनहरा हाथ धीरे धीरे बादलों को चीरते हुए नीचे उतरने लगा। जमीन पर खड़े हाफ डेमन्स तुरंत घुटनों के बल गिर पड़े, यहां तक कि बेलिंग भी कांपने लगा। लेकिन तभी वह स्वर्गीय हाथ अचानक गायब हो गया। सबने राहत की सांस ली। उस भयानक दबाव की वजह से कई छोटे डीमंस तो वहीं बेहोश हो गए थे। थोड़ी देर बाद आसमान से दो विशाल धातु के स्तंभ फिर से नीचे गिरे। गुकिंगान ने जल्दी से एक स्टोरेज बैग उस धातु के पास रख दिया। सभी ने देखा कि मेटल पिलर हल्का सा बंद हुआ और उस बैग को लेकर फिर आसमान में गायब हो गया। उसके जाने के बाद सबने गहरी सांस ली, क्योंकि वह दबाव इतना भयानक था कि लगता था दिल ही बाहर निकल जाएगा। तभी अचानक हिल ने आसमान की ओर जोर से चिल्लाया और जल्दी से एक गोल पत्थर निकाला। उसने कहा, सीनियर, यह मेरे पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया डीमन बीस्ट एग है। कहा जाता है कि इसमें एंशिएंट ड्रैगन की संतानों का ब्लड लाइन है। कृपया इसे स्वीकार करें। उसी समय वह मेटल पिलर जो अभी अभी आसमान में गया था फिर से नीचे उतर आया। यह देखकर हेल ने जल्दी से उस पत्थर के अंडे को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। मेटल स्फीयर हल्का सा बंद हुआ और उस अंडे को लेकर फिर आसमान में गायब हो गया। बेलिंग ने चारों ओर देखते हुए कहा, चूंकि हम सब इस महान सीनियर की कृपा से बचे हैं और हम सभी इस बंजर भूमि में रहते हैं, तो क्यों ना हम एकजुट हो जाएं। सेवेंथ एल्डर के साथ हुई लड़ाई के बाद सभी को समझ आ गया था कि असली खतरा अंदर से नहीं बल्कि बाहर से है। एक अकेला एल्डर ही इस पूरे इलाके को हिला सकता है। अगर वे एकजुट नहीं होंगे तो क्या वे बस मौत का इंतजार करते रहेंगे? पहले बेलिंग को लगा था कि सीनियर की नजर गुकिंगन के दाव बोन्स पर है, लेकिन अब लगता था कि उसे उससे कोई मतलब ही नहीं। शायद अब उसका एक ही काम था, गुकिंगन की अच्छी तरह रक्षा करना। आखिर उसने कहा, ठीक है, मैं सहमत हूं। रात गहराने पर गुकिंगन आसमान को देखती हुई खड़ी थी और उसे अचानक सीनियर की कमी महसूस होने लगी। उसी समय बेलिंग उसके पास आकर खड़ी हो गई। वह भी आसमान की ओर देख रही थी, जैसे किसी गहरी सोच में हो। गुकिंगन ने पूछा, मास्टर, क्या आपको लगता है कि वह सीनियर सच में महान कल्टीवेटर्स के लिए कोई कलामिटी है? बेलिंग ने धीरे से कहा, मुझे शक है कि वह सीनियर शायद एक इमॉर्टल है। गुकिंगन हैरान होकर बोली, इमॉर्टल? क्या इमॉर्टल्स सच में धरती पर आ सकते हैं? बेलिंग भी पूरी तरह निश्चित नहीं थी, लेकिन उसने कहा, जिस तरह उसने तुम्हारे डाओ बोन्स के सामने भी कोई लालच नहीं दिखाया, अगर वह इमॉर्टल नहीं है तो और कौन ऐसा कर सकता है? फिर उसने कहा, सीनियर ने तुम्हें चुना है, इसका मतलब उसने तुम्हारी प्रतिभा देखी है। किंगन, तुम्हारे डॉ बोन्स को संतुष्ट करने के लिए बहुत बड़ी ऊर्जा चाहिए, इसलिए तुम्हारी कल्चरेशन की ब्रेक थ्रू धीमी है। इमॉर्टल्स हम कल्चरेटर्स से अलग होते हैं। उनके हर काम का संबंध कर्मा से होता है। इसलिए आगे से कोशिश करना कि तुम सीनियर से कम मदद मांगो, क्योंकि उनकी हर मदद पर कर्मा का बोझ पड़ता है। इसके बाद बेलिंग ने वह सब सच बता दिया जो उसने इतने सालों से छिपा रखा था। गुकिंगन की माँ, जो कि बेलिंग की मास्टर भी थी, ऑक्सियन सेक्ट के सेक्ट लॉर्ड की बेटी थी। उसका नाम लुओयू था। अपनी युवावस्था में लियोयू ने बहुत हंगामा मचाया था और बाद में वापस आकर उसने गुकिंगान को जन्म दिया। लेकिन उसी दिन एक डीमन ऑनरा बाहर निकल गई और पूरे सेंट्रल टेरिटरी में यह अफवाह फैल गई कि ऑक्सियन सेक्ट की सेंट ने डीमन रेस के किसी व्यक्ति से संबंध बना लिया है। उसके पिता लुआऊ तब बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। वह डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर 1000 साल से अटका हुआ था और सेक्ट में उसकी प्रतिष्ठा बहुत कमजोर हो गई थी। अपनी पोजीशन बचाने के लिए उसने अपनी ही बेटी लोयू के साथ विश्वासघात किया। अंत में लोयू ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद जायोन सेक्ट के राइचस कल्टीवेटर्स के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जब गुकिंगन का जन्म हुआ था, तब उसकी मां पहले ही जानती थी कि उसके पास
डाओ बोन्स हैं। ताकि कोई उन डाओ बोन्स को निकाल ना सके, लोयू ने बेलिंग से कहा कि वह गुकिंगन को सेंट्रल टेरिटोरी से दूर ले जाए। इसलिए बेलिंग उसे लेकर इस ग्रेट डेजर्ट में आ गई। यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी कम थी और रिसोर्सेज भी सीमित थे, लेकिन यह जगह सुरक्षित थी। लेकिन किसे पता था कि 20 साल बाद भी लोग गुकिंगन के दाओ बॉडी का पता लगा लेंगे। गुकिंगन का मन पूरी तरह उलझ गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ओरिजिन इतनी जटिल होगी। ऑक्शन सेक्ट की सेंट की बेटी, डीमन ट्राइब की डिसेंडेंट और डाओ बोन होल्डर। बेलिंग ने धीरे से कहा, अच्छा हुआ कि तुम्हारी मुलाकात वेनरेबल एयो से हुई। इससे तुम्हें बहुत सारे दुखों से बचा लिया गया। बेलिंग पिछले 20 सालों से डर में जी रही थी, लेकिन आज वह थोड़ा आराम महसूस कर पा रही थी। उसने सोचा, अगर वेनरेबल एओ है तो शायद मैं न भी बचूं, लेकिन किंगन जरूर बच जाएगी। ये सब सुनकर मैं ग्लास बॉक्स के बाहर खड़ा पूरी तरह हैरान रह गया। क्या गुकिंगन की कहानी सच में इतनी जटिल है? मैंने सोचा, चलो पहले सो ही लेते हैं। अगले दिन जैसे ही मैं उठा, मैंने देखा कि जो चीजें मैंने कल बाहर निकाली थीं, वे सब बहुत बड़ी हो चुकी थीं। एक स्टोरेज बैग और कई स्पिरिचुअल स्टोन्स। गुकिंगन के अनुसार ये सब हाई ग्रेड मैजिकल आर्टिफैक्ट्स थे। इसके अलावा वहां एक बेसिक कल्चरेशन मैनुअल भी था, जिसका नाम था सीक्रेट ऑफ 10,000 स्प्रिंग्स। अब मेरा इरादा साफ था। मैं असली दुनिया में इमॉर्टैलिटी कल्टीवेट करना चाहता था। आखिर एक कल्टीवेटर को कैंसर जैसी बीमारी तो नहीं होनी चाहिए। मैंने तुरंत सीक्रेट ऑफ 10,000 स्प्रिंग्स खोलकर कल्टीवेशन टेक्निक्स सीखना शुरू कर दिया। दरअसल उसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। बस मैनुअल को पकड़कर अपने माथे से लगाना होता था और उसके अंदर की सारी जानकारी अपने आप धीरे धीरे मेरे दिमाग में बहने लगती थी। हालांकि कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें मैं सच में समझ नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे बार बार गुकिंगन से पूछना पड़ता था। इस तरह दिन पर दिन बीतते गए और पूरा 1 महीना गुजर गया। उस पूरे महीने में एक बार भी बाहर नहीं निकला। यहां तक कि खाना पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय भी लगभग मेरा पता याद कर चुका था। इसी दौरान बेलिंग ने हाफ डीमंस और कल्टीवेटर्स को साथ लेकर अपना नया घर भी बनाना शुरू कर दिया। वे लोग माउंट क्विंजुअन छोड़कर हाफ डीमंस की एंसेस्ट्रल लैंड पर चले गए और वहां बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू किया। इस 1 महीने में वह विशाल लॉबस्टर क्लॉ पूरी तरह गुकिंगन ने अब्सॉर्ब कर लिया। उसमें भरी हुई स्पिरिचुअल एनर्जी और उसकी लगातार मेहनत से उसकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ी और वह सफलतापूर्वक कंडेंस्ड ची के 19वें स्तर तक पहुंच गई। आम लोग 10वें स्तर पर ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, लेकिन उसे 20वें स्तर तक पहुंचना पड़ता है। यही तो डाओ बोन्स की खासियत होती है। एक दिन अचानक लियांग का फोन आया। हेलो भाई, क्या कर रहे हो? आओ थोड़ा पीने चलते हैं। बहुत समय हो गया हम दोनों भाइयों ने साथ में ड्रिंक नहीं किया। थोड़ी देर बाद मैं उसकी रेजिडेंस के बाहर एक बारबेक्यू स्टॉल पर पहुंच गया। लियंग पहले से वहां बैठा हुआ था। बातचीत के दौरान पता चला कि उसने भी अपनी नौकरी खो दी है। पहले टाओइस्ट टेम्पल बहुत भीड़भाड़ वाला था, लेकिन अब किसी ने शिकायत कर दी कि वहां फ्यूडल सुपरस्टिशन फैलाया जा रहा है, इसलिए मंदिर को बंद कर दिया गया था। उसकी बातें सुनने के बाद मैंने तय किया कि मैं आखिरी बार उस जगह जाऊंगा, माउंट वोंगजिंग, जहां मैं एक अनऑर्थोडॉक्स इमॉर्टल कल्चरेशन शुरू करने वाला था। कुछ घंटे बाद जब मैं टॉयस्ट टेम्पल पहुंचा तो मुझे फिर से लियंग का मास्टर मिल गया। उसने मुझे देखते ही कहा, तुम लियंग के दोस्त हो, है ना? मैंने कहा, हाँ टोइस्ट मास्टर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वह बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, लियांग अच्छा लड़का है, लेकिन वह लगभग 30 साल का होने वाला है। कृपया उसे समझाओ कि अब समय बदल गया है। आजकल सिर्फ मशहूर टॉयस्ट मॉन्क्स ही पैसे कमा पाते हैं। अगर वह मेरे साथ ही रहा तो उसका कोई भविष्य नहीं होगा। तुम देख ही रहे हो, मेरा टॉयस्ट टेम्पल भी बंद हो चुका है। मैंने कहा, लेकिन अभी भी बहुत सारे युवा लोग टॉयस्ट कल्चर पसंद करते हैं। वह हंसकर बोला, वह अलग बात है। वे लोग तो बस नॉवेल्स में दिखने वाले इमोर्टल्स चाहते हैं। अगर टॉयज में सच में इमोर्टल्स होते तो क्या यह इतना गिर चुका होता? मैंने कहा, शायद सच में होते हों। पिछली बार तो बहुत लोगों ने किसी को उड़ते हुए देखा था। वह तुरंत बोला, नहीं, वह बस उड़ते हुए पक्षी थे। फिर उसने आ भरते हुए कहा, खैर, मैं अगले महीने रिटायर होने वाला हूं। ये लियांग की इस महीने की सैलरी है, इसे उसे दे देना। उसने मुझे एक एनवेलप दिया और फिर धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतर गया। मैंने वह एनवलोप रख लिया और आसमान की ओर देखते हुए सोच में डूब गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और रात हो गई।
मैंने घड़ी देखी। लगभग समय हो चुका था। मैं उठकर टाओइस्ट टेम्पल के पीछे वाले जंगल में चला गया। मैंने स्टोरेज बैग खोला और उसमें से एक पारदर्शी जेड स्टोन निकाली। उसके अंदर लाल रंग का तरल था जो खून की नसों जैसा लगातार बह रहा था। यह मिस्टिक ब्लड था, एक अनमोल चीज जिसे गुकिंगान की मां समुद्र के सी ऑफ डिजास्टर से लाई थी। इसमें किसी का भाग्य बदल देने की क्षमता थी। यह बिना स्पिरिचुअल रूट वाले इंसान को भी नया स्पिरिचुअल रूट दे सकता था और साधारण टैलेंट वाले को असाधारण बना सकता था। मैंने गहरी सांस ली और जोर से उस जेड स्टोन को तोड़ दिया। लाल तरल तुरंत मेरे शरीर में समाने लगा और कुछ ही सेकंड में पूरी तरह मुझ में मिल गया। मेरे शरीर में एक विशाल ऊर्जा लगातार घूमने लगी। मैंने तुरंत 10,000 स्प्रिंग्स टेक्निक का इस्तेमाल करके उस भयानक शक्ति को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। कंडेंस्ड ची का पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर और देखते ही देखते 10वां स्तर। उसी समय टियन सिटी के ऊपर, जहां चमकता चांद आसमान में ऊंचा टंगा हुआ था, अचानक काले बादलों ने आसमान ढक लिया। तेज गरज के साथ बिजली चमकने लगी। वहां कैंपिंग कर रहे लोग घबराकर अपने टेंट से बाहर निकल आए और सामान समेटने लगे। किसी ने दूर इशारा करते हुए चिल्लाया, देखो, टायोइस टेम्पल की तरफ। एक बिजली आसमान को चीरती हुई नीचे गिरी और हवा में तैरती हुई एक आकृति पर सीधे जा लगी। यह दृश्य इतना साफ था कि पूरी टियन सिटी ने माउंट ऑफ 10,000 सीनरी के ऊपर होने वाली ट्रिबुलेशन देख ली। लोग चिल्लाने लगे, सच में कोई ट्रिबुलेशन झेल रहा है। मैंने कहा था ना, उस दिन कोई उड़ रहा था। 9वीं बिजली गिरने के बाद धीरे धीरे काले बादल छांटने लगे और आसमान शांत हो गया। उसी समय मैं भी वहां से गायब हो गया। उस रात तियन सिटी के अनगिनत लोग माउंट 10,000 सीनरी पर चढ़ गए और टॉइस्ट टेम्पल लगभग भीड़ से फटने ही वाला था। टॉइस्ट प्रीस्ट पूरी तरह स्तब्ध खड़ा था। लोग चिल्ला रहे थे, अब भी विश्वास नहीं करते कि यहां कोई इमॉर्टलिटी कल्टीवेट कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि अब लियंग के पास फिर से काम आ जाएगा। उसी समय मैं तियान सिटी के ऊपर हवा में तैर रहा था और शुआन युआन वर्ल्ड में इस्तेमाल होने वाला एक साधारण स्पेल इस्तेमाल किया, इनविजिबिलिटी स्पेल। यह मॉर्टल से निपटने का सबसे आसान तरीका था। मैं खुद हंसे बिना नहीं रह सका, क्योंकि मिस्टिक ब्लड की शक्ति ने मुझे सीधे कंडेंस्ड क्वी स्टेज से आगे बढ़ाकर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंचा दिया था। अब मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को नियंत्रित करके अपने शरीर की हर कैंसर सेल को सटीक तरीके से खत्म कर सकता था। इसका मतलब था कि इस जीवन में मुझे बीमारी से डरने की जरूरत नहीं रही। नीचे शहर की लगातार चलती ट्रैफिक को देखते हुए मेरे मन में हजारों विचार आने लगे और अचानक मैंने सोचा, क्या अब मुझे बीफ खाना बंद कर देना चाहिए?